विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 6वां अपन जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। पाठ था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इस टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने संयोजन यानी संयुग्मन अभिक्रिया, वियोजन, अपघटनीय विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली अपन ने। आज अपन लेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कल आपने अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। 3 प्रकार की अपघटनीय अभिक्रियाएं होती है, जिसमें थी ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। वहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आज अपन लेते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं रिफ्लेक्शन के रूप में, अर्थात एक दूसरे के स्थान पर लग जाना। तो विस्थापन का मतलब एक्चुअल में होता है विस्थापन का मतलब हो गया हटाना। एक प्रकार से कोई जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, या इसकी अपन परिभाषा देखें तो विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा इसकी होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कम क्रियाशील भाग का अधिक क्रियाशील भाग द्वारा विस्थापन किया जाता है। अधिक क्रियाशील भाग द्वारा विस्थापन किया जाता है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। यानी जो अभिकारक है, जो क्रियाकारक है, आपस में संयोग करते हैं, तो अधिक क्रियाशील भाग द्वारा, यानी जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम क्रियाशील भाग को वहां से हटा देगा और उसके स्थान पर खुद जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। तो जिसको हटाया जा रहा है, इसका मतलब विस्थापित करना, उसको वहां से निकाल देना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपन लेते हैं उदाहरण के लिए Fe प्लस CuSO4 तीर का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखें Cu अलग हो रहा है, अर्थात Fe ने Cu को यहां से क्या किया, निकाल दिया। इसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण ले सकते हैं Zn प्लस Zn की अपन क्रिया करवा सकते हैं कॉपर सल्फेट से। CuSO4 अभिक्रिया होती है और यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देखिए Zn और Fe है वो Cu से क्या है, ज्यादा है। Zn और Fe की क्रियाशीलता Cu से क्या है, ज्यादा है। तो क्रियाशीलता का पता अपन कैसे लगाए, इसके लिए सक्रियता श्रेणी होती है। इसके लिए क्या होती है, सक्रियता श्रेणी। तो ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसकी परिभाषा भी अपन को ध्यान रखनी होगी। तो सक्रियता श्रेणी एक प्रकार की सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अर्थात जिसकी अधिक क्रियाशीलता होगी वो ऊपर होगा और कम क्रियाशीलता वाला क्या होगा, नीचे होगा। तो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, ये ऊपर आएंगे। इसी प्रकार से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके क्या होंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद जैसे Al है, जैसे Al के बाद जैसे Fe है, Zn है, Zn के बाद से Fe है, फिर जैसे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के जो नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो आएंगे वो बहुत कम क्रियाशील होंगे। उनमें कॉपर है, चांदी है, सोना है, मरकरी है, ये क्या होंगे, नीचे। जैसे कॉपर है, आपके Hg है, Hg है, या Au है ना,
इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, हाइड्रोजन से कम होगी। तो ये नीचे वाले कम क्रियाशील है और ऊपर वाले क्या अधिक क्रियाशील है। तो देखिए यहाँ पे जेडन पहले आ गया, एफ पहले आ गया, सीयू बाद में आ रहा है। तो जिसकी क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी के हिसाब से ज्यादा होती है वो अधिक क्रियाशील होगा, और जिसकी उसके हिसाब से कम होती है वो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। तो अधिक क्रियाशील जो है वो कम क्रियाशील को वहां से क्या करेगा, हटा देता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं। अर्थात अधिक क्रियाशील द्वारा जो कम क्रियाशील होते हैं उसे क्या किया जाता है, तो जो हटाता है उसको अपन क्या कहते हैं, जो हटाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील कहेंगे, और जो हट जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कम क्रियाशील के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे एफ ई और जेड एन इन दोनों की क्रियाशीलता सीयू से क्या ज्यादा है, इसलिए इन्होंने क्या किया, सीयू को यहाँ से हटा दिया, उसका क्या कर दिया, यहाँ पे विस्थापन कर दिया, इसलिए इसका नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार अपन एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक परखली ले ली या बीकर ले लिया, बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 का विलयन भर दिया। इस प्रक्रिया में आपने स्टैंड की सहायता से एक धागा लगाया, यहाँ पे स्टैंड बांध दी, ये बंधा हुआ है, एक स्टैंड कस दिया आपने, ठीक है, ये जैसे सेट है। इसमें लोहे की क्या किया आपने, 3 कीले लगा दी, सपोज कीजिए लोहे के कीले लगा दी, इसमें क्या बांध दी, लोहे के कीले लटका दिया आपने, ठीक है। तो लोहे का मतलब हो गया एफ ई, लोहे के कीले, एफ ई के कीले, ठीक है। इनको घंटे 2 घंटे तक अपन इसमें क्या होंगे, पड़ा रहने देंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, कैसा रंग है, नीला रंग। तो नीला रंग वो गायब होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जिसका नीला रंग क्या होगा, पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा और मटमेला रंग हो जाएगा। इसका कैसा हो जाएगा, मटमेला रंग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का रंग किस कारण से बदला, इसका मतलब यहाँ पे जो एफ ए है इसने क्या कि कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया की और किसका निर्माण कर लिया, फेरस सल्फेट का निर्माण कर लिया। अब इन किलो को अपन जब इसमें विलयन में से बाहर निकालते हैं तो किलो का रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया। किलो का रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया। तो किलो का रंग जो भूरा हो रहा है वो इस बात को दर्शाता है कि कॉपर ने क्या किया, यहाँ पे एफ ने क्या किया, कॉपर का विस्थापन कर लिया और यहाँ पे किसका निर्माण कर लिया, फेरस सल्फेट का निर्माण कर लिया। तो फेरस सल्फेट बनने के कारण से अर्थात जो कील है उसके ऊपर क्या हो गया, SO4 का आवरण आ गया एक प्रकार से। तो फेरस सल्फेट यहाँ पे बनने के कारण से क्या होगा, कील का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील दबोई जाती है तो कुछ समय के पश्चात उसका रंग कैसा होता है, भूरा हो जाता है, कारण बताइए। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe यानी लोहे की कीलें डुबोने पर उनका रंग जो भूरा है वो फेरस सल्फेट के बनने के कारण से हो जाएगा और कॉपर सल्फेट जो होगा वो क्या होगा, कॉपर में बदल जाएगा। इस प्रकार से उसका भी रंग कैसा होगा, मटमेला हो जाएगा विलयन का। तो ऐसा प्रश्न यहाँ से परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, एक प्रकार का अवरोही क्रम है, अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम। अर्थात जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उनको ऊपर लिखेंगे और जिनकी क्रियाशीलता कम होगी उनको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। उसके बाद में अपन अगली अभिक्रिया लेते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और क्या नाम है, द्विविस्थापन। तो विस्थापन के बाद में हो गया द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब, द्वि का मतलब 2, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों भागों का विस्थापन होता हो, अर्थात आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता हो। यानी जो दोनों अभिकारक है या जो दोनों क्रियाकारक है वो क्या करेंगे, जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से और दूसरे का धनावेश पहले के ऋणावेश से, यानी पहले का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से
और दूसरे का धनावेश पहले के ऋणावेश से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो इसका मतलब इसमें दोनों भागों का क्या होगा, विस्थापन होगा, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 प्लस HCl अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के बाद में बन जाएगा AgCl प्लस HNO3। यहाँ पे देखिए Ag, ये टोटा किसमें, Ag और NO3 में, Ag यहाँ आ गया, NO3 इधर आ गया, तो Ag किसका, प्लस का, NO3 किसका है, माइनस का, इधर H प्लस का, Cl किसका है, माइनस का। तो एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से, तो Ag ने किससे क्रिया की, Cl से कर ली, AgCl बना लिया, और NO3 ने किससे, H ने किससे क्रिया की, NO3 से क्रिया की, और बन गया HNO3। तो एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से और दूसरे का धनावेश पहले के ऋणावेश से, यानी आयनों का क्या हो रहा है, एक प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात दोनों भागों का यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। एक अपन उदाहरण दूसरा इससे हो लेते हैं, CuSO4 प्लस, इसकी क्रिया अपन ने किससे करवाई, NaOH से करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, किसकी क्रिया, कॉपर सल्फेट की। तो निर्माण किसका होगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे भी ये प्लस का हो गया, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। एक का धनावेश क्या करेगा, दूसरे के ऋणावेश से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो इस प्रकार की विक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अर्थात एक के धनायन दूसरे के ऋणायन से क्या कर रहे हैं, विक्रिया करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की श्रेणी में ये आएगी। और भी अपन दूसरे उदाहरण ले सकते हैं। तो कुल मिला के एकल विस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया को आप एकल विस्थापन भी कह सकते हो। और दोनों में कई बार अंतर पूछ लेता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर बताइए। अंतर का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील द्वारा कम क्रियाशील को हटाता है, और इसमें क्या होता है, दोनों भागों का विस्थापन होता है। इसका मेन अंतर ये हो गया। तो इसका मतलब जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उनको एक प्रकार से अपन उभय अपघटन की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे पीछे अपन ने अपघटन में बात की थी, उभय अपघटन, अर्थात पहले देखो ये टूटने का मतलब अपघटन होना, और बाद में देखिए ये इससे जुड़ गया, और जुड़ने का मतलब क्या हो गया, संयुग्मन। तो इसका नाम हो जाएगा उभय अपघटन, अर्थात संयुग्मन और अपघटनीय विक्रिया दोनों क्या हो रही है, एक साथ इसमें देखने को मिल रही है, दोनों का कॉमन रूप हो जाता है। परंतु अपन यहाँ पे किसको, इसका नाम क्या मानेंगे, द्विविस्थापन के नाम से ही जानेंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो होता है तीव्र व मंद गति की अभिक्रियाएं। तीव्र का मतलब तेज, मंद का मतलब होता है धीमा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंडों में संपन्न हो जाती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंडों में क्या होती है, संपन्न हो जाती है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, तीव्र गति की अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। जैसे आपने कास्टिक सोडा लिया NaOH, इसकी क्रिया किससे करवाई, HCl से, फटाक से बन गया NaCl प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, यानी काफी नगण्य टाइम लगता है। तो टाइम जिनमें बहुत कम लगता है। जैसे आपने एक जगह, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा पेट्रोल किसी कपड़े में डाला और हाथों से तिल्ली दिखाई, एकदम हल्के के साथ में क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। जैसे गैस सिलेंडर को खोल दिया, एकदम तिल्ली दिखाई, वो क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया कुछ ही सेकंडों में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। तो कुछ ही सेकंडों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रियाओं की श्रेणी में आएगी। जैसे आपने ये ले लिया, मान लो AgNO3 वाला उदाहरण, तो यह अभिक्रिया भी बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। तो यह भी क्या एक प्रकार की तीव्र गति की अभिक्रिया है, यह भी काफी तेजी से होने वाली अभिक्रिया है। जैसे पेट्रोल को तिल्ली दिखाई, तीव्र गति की अभिक्रिया है। इसी प्रकार एक है मंद गति की अभिक्रियाएं, कौन से, दूसरे मंद गति की अभिक्रियाएं। तो मंद गति की अभिक्रियाएं कौन सी होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में काफी अधिक टाइम लगता है, अर्थात जिनको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, उनको अपन क्या कहते हैं, मंद गति की अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको पूरा होने में दिन लग जाता है, कई घंटे लग जाते हैं, या कई वर्ष बीत जाते हैं, उसमें जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मंद गति की अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग जंग जीने की बने, सुबह रखा लोहा, शाम को जंग लग गया। जंग लगने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो Fe
प्लस O2 प्लस H2O। H2O का वायुमंडलीय नमी है, O2 ऑक्सीजन वायुमंडल से आ रही है और ये लोहा है, तो इससे क्या बन जाएगा Fe2O3 डॉट, यानी पानी का संयुग्मन यहाँ पे हो जाएगा 3H2O। ये लोहे पे जंग लगने का समीकरण भी हो गया। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि लोहे पे जंग लगने का समीकरण लिखिए। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल की क्रिया जब एथिल अल्कोहल से अपन करवाते हैं तो एथिल एसीटेट का जो निर्माण होता है उसमें भी क्या लगता है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करवाने पर होने वाली अभिक्रिया भी किस प्रकार की है, मंद गति की अभिक्रिया होती है। अर्थात जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत अधिक टाइम लगता है उनको बोलते हैं मंद गति की अभिक्रिया, और जिनमें कम समय लगता है बहुत ही नगण्य उनको अपन बोलते हैं तीव्र गति के अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो आज अपन ने टॉपिक देखे उनमें विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, उनके समीकरण उदाहरण के रूप में, और दोनों के बीच में अंतर का प्रश्न आपको पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी। मंद गति तीव्र गति की अभिक्रिया का प्रश्न पूछने की संभावना अपन को क्या रहती है, कम रहेगी। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे, आगे अपन देखेंगे कल। ओके।